नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार में आपका स्वागत है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा वर्ष 2023 को नारी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस अभियान में हमारे गायत्री परिवार की बहनें और विशेष रूप से देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राएं भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान कर रही हैं। इसी क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रतिभावान छात्रा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के मैगलगंज कस्बा निवासी अनन्या गुप्ता जी इस समय गोंडा में गायत्री परिवार DSVV की ओर से इंटर्नशिप पर हैं, जहां पर उनका FM ज्ञानस्थली के द्वारा इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय और गायत्री परिवार के विषय में विस्तार से बताया है। आइए देखते हैं इंटरव्यू। हेलो दोस्तों, मैं आरजे श्वेता लेके आई हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम और आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आज। क्या बात करें कि भाई रोज़ हम किसी ना किसी अच्छी पर्सनालिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और रोज़ आपके बढ़ चढ़ के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा। तो जी हाँ दोस्तों, रोज़ हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने के लिए, बताने के लिए हम इनवाइट करते हैं अपने स्टूडियो में खास गेस्ट को। तो उसी श्रृंखला में बात की जाए गेस्ट की, तो आज बात करते हैं कि आज स्टूडियो में खास है कोई मेहमान हमारे साथ जो आए हैं आज हमारे स्टूडियो में और साथ बैठे हैं हमारे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज गेस्ट तो आए ही आए हैं और मैं होस्ट कर रही हूं, जो कि मेरा नाम है आरजे श्वेता और मेरे साथ को होस्ट हैं उपवन सर। तो उपवन सर, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हम कि आप हमारे साथ आज आए हैं और नॉलेज बढ़ाने में और लिसनर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मोस्ट वेलकम हमारे गेस्ट का तो है ही है, आपका भी है, और आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि आप हमारे गेस्ट का परिचय पूछें और बताएं कि ये कहाँ से हैं, कैसे हैं। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। हम भी 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन में आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि हमारे सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, लेकिन वो कहने वाली बात होती है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। उसकी बातें अभी स्टूडियो में आने से पहले मैंने जब उससे बात करी थी और सुना तो मुझे लगा कि वास्तव में कि ये आज लिसनर्स इससे कुछ ना कुछ इसकी शिक्षा दीक्षा से लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले इसी श्रृंखला में हम इस बच्ची से जानना चाहेंगे, बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या गुप्ता है। आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दें। जी, प्रणाम सभी को जो भी मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम अनन्या गुप्ता है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से आप सभी के समक्ष हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो आपको शिक्षा के साथ विद्या की भी प्राप्ति करवाता है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जिस जगह से मैं यहाँ पर आई हूँ, वहाँ का माहौल, वहाँ का इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैम, आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जब आपने प्रवेश लिया तो क्यों प्रवेश लिया? इसके पीछे की कोई हिस्ट्री हो तो बताएं। जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय वन ऑफ द ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे तक्ष और गुरुकुल, जहाँ पे हमें शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय मिलता है कि आप एजुकेशन तो हर फील्ड से गेन कर सकते हैं, बट जो हमारे संस्कार हैं, हमारी एक सनातन धर्म, हमारी हिंदुत्व, हमारी जो एक संस्कृति है, उसका हमें महत्व और वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें हमें हमारी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बहुत ही अच्छी तरीके से बताई जाती है। जो हमारे चांसलर सर हैं, वो हमारी रेगुलर थर्सडे को गीता की क्लास लेते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपने बताया कि आपके कुलपति जो हैं वो भी गीता की क्लास लेते हैं। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को ये बताएंगे कि आपके चांसलर कौन हैं? जी, हमारे चांसलर प्रणव पांड्या जी हैं। जी, प्रणव पांड्या जी का नाम हम युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि से भी सुनते हैं। जी, तो गायत्री तपोभूमि में उनका क्या रोल है?
गायत्री तपोभूमि में हमारा जो शांति कुंज स्थित हरिद्वार स्थित शांति कुंज है, वहाँ पर जो अलग अनेकों प्रकार के संस्कार, रोज यज्ञ, नियमित संस्कार, रोज भोजन, यह सब कार्यक्रम सतत चलता रहता है। इन सब की देखरेख आदरणीय हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति जी करते हैं, और साथ ही हमारी शैल वाला जी वो उनका पूरा साथ देती हैं। उन्हीं के संरक्षण में हम सभी वहाँ पर रहते हैं। मैम एक छोटी सी बात, मुझे जानकारी जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा आपने बोला है, थोड़ा सा हमारी समझ में कंट्रोवर्सी हो रही है, इसलिए मैं आपसे इसको क्लियर करना चाहता हूँ। आपने बोला कुलाधिपति, सॉरी जी ठीक है, क्योंकि कुलाधिपति जो होता है वो जिस स्टेट में विश्वविद्यालय होता है उस स्टेट का राज्यपाल होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको इंटरप्ट किया। और मैम क्या आप शुरू से ही देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं या आपकी जो स्कूलिंग हुई वो कहीं अन्यत्र हुई? मेरी स्कूलिंग हुई है सीतापुर लखनऊ पब्लिक स्कूल में, और फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। नहीं, स्कूलिंग में मतलब नर्सरी टू 12th तक आप लखनऊ पब्लिक स्कूल सीतापुर में पढ़ी? 8th to 12th। और 0 to वो हमारा मैगलगंज खीरी, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ प्रॉपर, वहाँ पे किया हुआ है। आपकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो अंग्रेजी माध्यम से हुई या हिंदी माध्यम से? इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट जी एकदम से संस्कृत विश्वविद्यालय में चली गई, कैसे आपने उसको मैं समन्वय बैठाया? जी, भले ही उसका नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, बट वहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स आते हैं। वहाँ पे योग सबसे ज़्यादा फेमस है हमारी यूनिवर्सिटी का, और इंटरनेशनल वियतनाम हो गया, कई सारे हमारे जो अलग कंट्रीज़ हैं वो भी आकर के, लाटविया, लिथुएनिया, वहाँ के बच्चे आकर के हमारे यहाँ योगा सीखते हैं या फिर कोर्सेज करते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, उसमें इन्वायरमेंट आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ संस्कृत या हिंदी का ही उपयोग होता है। वहाँ पे इंग्लिश के साथ आप हिंदी और संस्कृत का भी रखते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। मैम छोटी सी बात मैं और आपसे पूछ लूँ कि जब आपकी स्कूलिंग हो रही थी और आपने आगे बढ़ के आपने देव संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया, तो स्कूलिंग के समय क्या कभी ऐसा आपको लगता था कि हमें यहाँ के जो वार्षिकोत्सव वगैरह होते हैं, एनुअल फंक्शंस, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या आपने किया या नहीं? मेरा खास इंटरेस्ट रहता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। मैंने हर बार अपने एनुअल फंक्शंस में, कॉम्पिटिशन्स में, डिबेट, डांस सभी में पार्टिसिपेट किया है। तो संगीत में आपका इंटरेस्ट रहा ज़्यादा या स्पोर्ट्स में? मेरा डांसिंग और स्पोर्ट्स में। डांसिंग में रहा। तो आपको जब आप अप टू 8th जिस स्कूल में पढ़ती थी, तो कौन से गाने अच्छे लगते थे जिस पर आप डांस करना, देशभक्ति के या भजन वगैरह? जी, मुझे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स काफ़ी पसंद है। पैट्रियोटिक सॉन्ग, तो चलिए मैम हम आपको पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनाते हैं और लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। लेकिन दर्शकों, श्रोतागण कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जैसा कि ये हमारे बीच जो आई हुई हैं मैम, वो इंग्लिश मीडियम से हो के इतनी अच्छी संस्कृत बोलती हैं और नॉलेज रखती हैं, तो कुछ ना कुछ हमें आज खास सीखने को मिल रहा है। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए ज्ञानश्री रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। वेलकम बैक दोस्तों, आ चुके हैं वापस आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में। तो बात कर हम लोग इंग्लिश मीडियम टू संस्कृति में कैसे ये आ गई, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और दिलचस्प बातें करते हैं। यस मैम, तो अभी हम देशभक्ति से संबंधित गाने सुन रहे थे, और अब आप ये बताइए कि जब आपने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो आपने ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट से किया? मेरा ग्रेजुएशन BSc ऑनर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ है। वो भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय से ही? तो उस वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पूरे, मतलब इसको क्लियर करिए कि मतलब केवल 3 सब्जेक्ट होते हैं या 2 ही सब्जेक्ट होते हैं? नहीं, हमारा ऑनर्स है इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो हमारे मैथमेटिक्स के फील्ड के बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रे एनालिसिस हो गया, अलजेब्रा हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इस टाइप के अलग अलग पार्ट्स मैथमेटिक्स के।
तो इसके मतलब आप साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट रही हाँ हैं। जी। जी, तो साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट रही तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए? मेरा इंटरेस्ट ऐसा कुछ मतलब डॉक्टर या इंजीनियर फोकस नहीं, मेरा था एक अंदर से फील आता है कि टू सर्व माय नेशन इन एनी वे। लाइक ग्रेजुएशन में मैंने एनसीसी किया हुआ है विद द रैंक ऑफ अंडर ऑफिसर, और तो मेरा एक पेट्रियाटिज्म या फिर कह सकते हैं कि इन द फील्ड मुझे नेशन को अपने सर्व करना है, किसी भी वे में करूँ। तो बीएड मैंने किया है कि एज अ टीचर आई कैन सर्व माय नेशन इन अ बेस्ट वे। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपके कुलपति महोदय जो हैं वो एवरी थर्सडे को एक गीता की क्लास लेते हैं, तो गीता को आप कितना जानती हैं और कितना आपने उससे कुछ सीखा? जी, सबसे गीता में हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है, और कह सकते हैं कि कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, हम सबकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमें उनकी क्लास से बहुत सारे सल्यूशंस मिलते हैं। हम कभी कभी अपने ही थॉट्स में उलझ जाते हैं, लेकिन जब हमारी क्लासेस होती हैं तो वो वही बात को उठा देते हैं और हमें सल्यूशन सडन मिल जाते हैं। तो काफ़ी हमें गीता की क्लासेस सीखने को मिलता है कि मन ही मन का मित्र है और मन ही मन का शत्रु है, कि अगर आपको अपने ही मन को मित्र बना लेंगे तो आप खुश रहेंगे, और अपने ही मन को शत्रु बना लेंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो श्रोताओं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मन ही मन का मित्र है, मन ही मन का शत्रु। तो हम जितना पॉजिटिव अप्रोच करेंगे वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मन मस्तिष्क दिमाग के लिए फ्रूटफुल होगा, हम लोग की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। और अगर हम नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखेंगे तो वही हमारा शत्रु हो जाएगा, जो हेल्थ वेल्थ सब कुछ हम लोग का नष्ट कर सकता है। तो श्रोताओं, आगे हम इस बच्ची से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि बेटा ये जो आप कोर्स कर रही हो, इसके अलावा ये गीता की क्लासेस होती हैं या कोर्स में ये सन्निहित है? वहाँ से देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आप कोई भी कोर्स करेंगे, आपको गीता की क्लास करनी है। हमारे यहाँ अलग से लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस चलती है, जीवन प्रबंधन की, वो कंपलसरी है सभी कोर्सेज के लिए, चाहे आप कंप्यूटर साइंस पढ़िए, चाहे आप जर्नलिज्म पढ़िए, चाहे मैथमेटिक्स या फिर कोई भी कोर्स। जी, अभी हम आपके कोर्सों के बारे में पूछेंगे। एक छोटा सा सवाल आपके परिवार के बारे में। जी, आप पहले अपने परिवार के बारे में बता दीजिए कि आपके पिताजी, माताजी और भाई बहन कितने हैं, क्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ें। जी, मेरे पापा का नाम है दीपक कुमार गुप्ता, और वो उनकी एक मेडिकल की शॉप है, और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है, उनका नाम है रुचि गुप्ता, और मेरी दादी गवर्नमेंट टीचर थी जो अभी रिटायर्ड हो चुकी हैं, उनका नाम है शशिवाला गुप्ता, और मेरा एक भाई है छोटा जो अभी 12th में है, उसका नाम है सुयश गुप्ता। जी, तो क्या आपके माता पिता या दादी जिनकी आपने बात की, क्या उनका भी इंटरेस्ट योग निर्माण योजना, शांति कुंज से या देव संस्कृति विश्वविद्यालय से रहा है? जी बिल्कुल। कैसे? हमने वहीं से ज्ञान दीक्षा ले रखी है, और हम अपने जो गुरुदेव का हमारे लक्ष्य है कि मनुष्य में देवत्व की स्थापना और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो उसमें जितना हो सकता है हम सभी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। ठीक है मैम। अभी आज को आपकी शिक्षा हो रही है, कल को आपको घर बसाना होगा, तो आप अपना पतिदेव क्या देव संस्कृत विश्वविद्यालय से रिलेटेड ही चाहेंगी या अलग? सर ये क्वेश्चन तो सर तब मैटर करेगा जब मैं उस लेवल पे हूँ, क्योंकि अभी मुझे चाहिए कि मैं एक बार इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, उसके बाद मैं इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल। बात ये है कि जैसे बचपन में एक आप तो इंग्लिश कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, तो स्लम बुक का नाम आपने जानती होंगी। तो सब बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो स्लम बुक में लिख देते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। तो ये तो कैरियर की बात होती है, और एक लाइफ कैरियर की भी बात होती है, वो भी कहीं ना कहीं मन में आता है। तो ये ज़रूर है कि माता पिता आप संस्कारित हैं, आप संस्कार युक्त विश्वविद्यालय में पढ़ रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके माता पिता आपका रिश्ता ढूंढने जाएंगे तो आप से चूंकि मैच्योर आदमी हो जाता है तो पूछता जरूर है कि बेटा तुम्हें कैसा चाहिए। इस संबंध में आप क्या कहती हैं? सर ऐसे तो मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों के लिए जिनको मैं ट्रस्ट करती हूँ, मेरे पेरेंट्स, वो मेरे लिए बेस्ट ही ढूंढेंगे, और मेरी खुद की ऐसी कोई स्पेशल चॉइस नहीं है। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद इतनी इंडिपेंडेंट बनूँ कि मैं किसी पे डिपेंड होकर के ना रहूँ या मैं किसी की चॉइस कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद में स्टेबल नहीं होते तो आपको अच्छा इंसान भी बुरा लगता है। तो मुझे अभी तक मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है, आपका परिवार आपके साथ है,
ये बहुत अच्छा लगा कि आपकी दादी जी भी अभी रिटायर हुई हैं, अवकाश प्राप्त किया, उन्होंने अब सेवानिवृत्त हुई हैं। तो क्या आप अपने परिवार को कोई गीत डेडिकेट करना चाहेंगे? जी। कौन सा? फिल्मी है, नॉन फिल्मी है? गीत भजन कुछ भी कोई चलेगा, गीत जो भजन आप कुछ भी चाहें। आप डेडिकेट करना, या आपकी दादी को कोई गीत अच्छा लगता हो, आपके माता पिता को कोई गीत अच्छा लगता हो, वो बताइए, तो हमारे श्रोतागण आपके साथ साथ हमारे श्रोतागण भी उसे सुने। जी बिल्कुल। जो हमारा हम साथ साथ है का सॉन्ग है, जी जी वो वाला सॉन्ग। ये तो सच है ये कि तो सच भगवान है। ओके, जी, जी, जी। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आपकी डिमांड पूरी करते हैं मैम, आपको सुनाते हैं और साथ साथ अपने श्रोतागण को भी सुनाते हैं ये तो सच है कि भगवान है। तब तक के लिए लीजिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर कहीं जाइएगा नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे हम बात करेंगे मैम से। तो दोस्तों सुनते रहिए ज्ञानश्री रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हेलो दोस्तों, वापस आ चुके हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम में। तो दोस्तों बात कर रहे थे और कैसा गाना आपने सुना, अच्छा लगा? आई होप अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि वाकई में ये गाना बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर फिर से कंटिन्यू करें। तो उपवन सर प्लीज़ रिक्वेस्ट। जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि आज हमारे बीच में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से बीएड की छात्रा हमारे बीच आई हुई है, और उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है, जो रुचि है, वो भारतीय संस्कृति से जुड़ाव की है। तो अब हम इस बच्ची से जानना चाहेंगे कि बेटा आप पढ़ाई के साथ साथ जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय या युग निर्माण योजना या शांति कुंज में जो संस्कार होते हैं, तो इन संस्कारों के बारे में भी कुछ जानती हैं क्या? अगर जी। जानती हैं तो हमारे श्रोताओं को बताएं। जी बिल्कुल। शांति कुंज में रेगुलर संस्कार चलते हैं, और स्टार्टिंग होती है जब कोई भी बच्चा माँ के पेट में होता है, वहाँ से पुंसवन संस्कार से शुरू होता है। पुंसवन संस्कार होता है, उसके तत्पश्चात 7वें महीने में भी एक संस्कार होता है, उसके बाद नामकरण संस्कार। नहीं, ये थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं आपको। जी। आपने बताया कि 7वें महीने में सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। ये पुंचवन संस्कार फिर कितने महीने पे होता है? 3 महीने पे। 3 महीने पे माँ के गर्भ में अगर बच्चा आ जाता है तो पुंचवन संस्कार जी होंगे। बिल्कुल। उसके बाद 7वें महीने ये आपने सीमांतोन्नयन संस्कार बताया, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद जब बच्चा आ जाता है तो फिर नामकरण संस्कार। बच्चा मतलब जब पैदा हो जी, जाता है तो फिर नामकरण संस्कार होता है। इसकी भी कोई ड्यूरेशन है, कोई अवधि है क्या कि नामकरण कब किया जाएगा? 12वें दिन। जी, 12वें दिन जब आता है, तो जैसे हम जनरल भाषा में ये बोला जाता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ लोकल लेवल पे कि बरही होती है, तो क्या बरही को ही आप लोग नामकरण संस्कार बोलते हैं, या बरही में ही नाम भी रख दिया जाता है? हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार उसी को बोलते हैं। बरही वाले दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। जी जी जी, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, बच्चा हुआ, ये आपने बताया गर्भ में रहा, गर्भ के बाद 7वें महीने प्रोग्राम वो हो गया, एक संस्कार हो गया, फिर नामकरण रख दिया गया। अब बच्चा जब भी माँ, जैसे कि अभी कल हमारे स्टूडियो में सब आए थे, वो बता रहे थे कि बच्चों को माँ का दूध जितना पिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो माँ के दूध के बाद अगर बच्चे को कुछ हम अनाज खिलाना चाहें, तो अनाज के लिए भी कोई संस्कार होता है क्या? जी, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन, तो अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है? मतलब आप लोग क्या, किस तरह का वहाँ पर, मतलब उस दिन कैसा आयोजन करते हैं, क्या होता है? जिस तरीके से मंत्रोच्चार के साथ आप मतलब पूरा उनका वही जो हमारा रहता है पवित्रीकरणम, पूरे जो गायत्री यज्ञ के साथ हम ये संस्कार को जोड़ देते हैं, रक्षा विधानम तक यज्ञ करवाकर इस संस्कार को आगे जोड़ देते हैं। जी, जी तो जब यज्ञ वगैरह हो जाता है, जी तब फिर बच्चे के मुंह में, बच्चे की माँ या बच्चे के किसी भी जो सबसे वृद्ध हों उनके द्वारा बच्चे के मुंह में कुछ खीर वगैरह खिलाई जी, जाती जी, है। बिल्कुल। जी, खीर। ठीक है। तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे बीच में गोंडा शहर के युग निर्माण योजना से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर भी उपस्थित हैं। वो भी हम गोंडा शहर में इस तरह के संस्कार करवाते हैं। कभी किसी श्रोता को ज़रूरत होगी
तो वो युग निर्माण योजना की यहाँ की शाखा से संपर्क कर सकता है। बेटा, हमने अन्नप्राशन संस्कार सुना था, एक संस्कार मैंने सुना, लेकिन उसको मैं अपने मस्तिष्क से को रिलेट नहीं कर पा रहा था। ये चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है? चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार जिसको आप बोलते हैं, उसको हम संस्कार की पद्धति में चूड़ा कर्म संस्कार बोलते हैं। जी जी। तो चूड़ा कर्म संस्कार जब होता है तो मोस्टली हमने देखा है, यहाँ पर मेरे कुछ मित्र हैं, उनके यहाँ जाते हैं, जब मुंडन होता है तो उसी समय जनेऊ धारण करा दिया जाता है। तो आपके यहाँ भी चूड़ा कर्म संस्कार में भी ये होता है या इसके लिए कोई अलग से प्राविधान है? अलग से प्राविधान है। जी, तो बताएं वो कौन सा संस्कार होगा फिर? जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से। अच्छा, तो यज्ञोपवीत संस्कार जो होगा वो चूड़ा कर्म संस्कार के बाद में होता है या साथ ही में होता है? बाद में होता है। तो बाद में जब होता है तो चूड़ा कर्म संस्कार यानी कि मुंडन हो गया। फिर बच्चा जब पढ़ने जाएगा तो कौन सा संस्कार आप लोग यूज करते हैं? मतलब क्या कर? विद्यारंभ। तो बच्चे को विद्यारंभ में क्या होता है कि मतलब बच्चा स्कूल जाएगा तो वहाँ स्कूल जाकर यज्ञ करते हैं या घर पे कुछ यज्ञ वगैरह होगा? जैसे आप संस्कार करते हैं, संस्कार करने के बाद अपनी वो स्कूलिंग शुरू करता है। मतलब घर पे कोई यज्ञ होगा? जी, यज्ञ के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, जैसे रक्षा विधानम के बाद हमने सारे संस्कार जोड़े हैं, वैसे विद्यारंभ संस्कार को जोड़ते हैं। जी। अब यज्ञोपवीत हो गया, उपनयन हो गया, चूड़ा कर्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब बच्चा किशोरावस्था में आ गया। किशोरावस्था में जब पहुंचा तो बट नेचुरल है कि अब उसका विवाह होना होगा। जी। तो विवाह संस्कार होता होगा। बिल्कुल। विवाह के बाद क्या होता है? विवाह के बाद तो जन्मदिन जन्म दिवस तो उसका बनता ही रहता है। तो जन्मदिन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण बताया और कहा है कि जन्म दिवस संस्कार करा के उसको खुद की वैल्यू रियलाइज कराना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। आजकल एक नया फैशन चला हुआ है कि लोग जो है एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। जी। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि अब आत्मीयता खत्म हो रही है। जी। परिवार अलग हो रहे हैं। एक दादी माँ की जो कहानियाँ होती थी वो विलुप्त होती चली जा रही हैं। एक होता था कि गर्मी की छुट्टियां हुई तो बच्चे अपने नानी नाना के यहाँ चले जाते थे। नानी नाना के यहाँ मान लीजिए मम्मी के अपने दबाव में चले भी गए तो वहाँ पर वो अपने मौसी और मामा के लड़कों को पहचानना कम पसंद करते हैं, मोबाइल में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आत्मीयता कम हुई तो किसी न किसी बहाने से लोग जोड़ने का, जो पुराने लोग हैं, नई जनरेशन तो नहीं मान रही है इस बात को, लेकिन पुराने लोग चाहते हैं कि हमारे कुछ रिश्तेदार नातेदार जुड़े रहें। तो उसके लिए उन्होंने एक नया एक चीज़ ईजाद की कि अब मैरिज एनिवर्सरी मनाने लगी। तो क्या आपके यहाँ भी कुछ मैरिज एनिवर्सरी संबंधित कुछ होता है? जी, विवाह दिवस संस्कार होता है। तो विवाह दिवस संस्कार में क्या होता है? कह सकते हैं कि एक शॉर्ट व्यू जो हमारे विवाह संस्कार में होता है, जो विवाह में हमारे संस्कार कराए जाते हैं, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम विवाह दिवस संस्कार पे उनको दोहराते हैं कि जो उन्होंने संकल्प लिए थे वो उन्हें पुनः याद आ जाए और उनकी आत्मीयता पहले जैसी वापस आ जाए। आपने बताया कि विवाह के समय जो संकल्प लिए थे वो फिर से मतलब उसको ताजा कर लिया जाता है। ये तो संस्कार की भाषा हो गई, संस्कृति की भाषा हो गई। तो विवाह के समय 7 फेरे भी लिए गए थे, तो क्या 7 फेरे भी उस दिन विवाह दिवस संस्कार में होते हैं? बाबूजी आप बताइए। 7 फेरे नहीं होते हैं जी, 7 फेरे तो नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जो उसमें संकल्प उनके थे, उनके जो संकल्प थे उन संकल्पों को उनसे दोहराया जाता है और उसके जो सप्तपदी होती है उस विवाह संस्कार में उनको दोहराया जाता है, जिससे कि विवाह संस्कार के जो उनके किसी प्रकार के कोई विकार रहे हों मन में आपसी तो दूर। जी, तो श्रोताओं आपने देखा कि माँ के गर्भ में आने से लेकर विवाह तक ये युग निर्माण योजना और शांति कुंज हरिद्वार में तरह तरह के संस्कार हैं जो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को लेकर चल रहे हैं, जिससे हमारा देश उन्नति कर रहा है। और किसी ज़माने में जब सभी लोग इसको अपनाते थे तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारतवर्ष कहा जाता था। लेकिन आज हम लोग इंडिया में फंसे हुए हैं। तो अब ज़रूरत है कि हम अपनी संस्कृति की ओर पुनः लौट चलें। और अभी हम लोग विवाह दिवस संबंधित बातें कर रहे थे, तो आइए सुनते हैं विवाह संबंधित एक गीत और फिर उसके बाद श्वेता। तो चलिए हम सुना देते हैं आपको वैवाहिक एक अच्छा सा गाना। तो चलिए सुनते रहिए ज्ञानश्री रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
हेलो दोस्तों, वापस आ चुके हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का बस ये लास्ट ही है, लेकिन कुछ अभी बातें रह गई हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो सर पूछिए। विवाह दिवस समारोह के बाद अब ऐसा होता है कि जो इस दुनिया में आया है उसको दुनिया से विदा लेना ही होगा। तो क्या मृत्यु संबंधित भी कोई संस्कार होते हैं बेटी, आप बताइए। जी, मृत्यु के बाद भी संस्कार होता है। मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार? मृत्यु के बाद भी हमारा संस्कार होता है, मरणोत्तर संस्कार। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने ये बताया कि 2026 तक आप गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, बहुत छोटी इकाई तक आप पहुंचकर हर घर-घर में जाकर यज्ञ पिता गायत्री माता और देव संस्कृति के निर्माता ये संदेश आप देंगे। और अंत में ये बालिका हमारे स्टूडियो में आई, हमें अच्छा लगा। हम बिटिया आपसे लास्ट में यही कहेंगे कि आप हमारे एफएम के बारे में या अपने देव संस्कृति के विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहती हो तो बहुत संक्षिप्त बताकर अपनी वाणी को विराम दें। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच 89.6 FM फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और सबसे अच्छा लगा कि हमने अपने जो भी आपके पॉइंट्स थे वो क्लियर कर दिए, और जो अगर गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। जी, सॉरी की यहाँ कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे श्रोता सुन रहे थे और श्रोता निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के बारे में बताने वाले अब बहुत कम लोग रह गए हैं। और हमें भी ये अच्छा लग रहा है कि आपके इस अल्प आयु में आपने भारतीय संस्कृति को चुनते हुए, आप इंग्लिश मीडियम की छात्रा नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप संस्कारों के बारे में जान रही हैं। क्यों श्वेता? जी जी बिल्कुल, आप इंग्लिश मीडियम के हो के और आपने अपनी संस्कृति को चुना है, तो आपका एक बार फिर से हम शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। और चाहेंगे हमारे लिसनर जितने भी सुन रहे हैं, जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ये आज का दिन तो खासकर साथ में आप सुने और उन्हें भी कुछ नॉलेज दें। तो सुनते रहिए, रोज़ ही नॉलेज कुछ अच्छी मिलेगी ज़रूर, ये वादा है हमारा आपसे। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा ज्ञानश्री रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। विशेष रूप से गायत्रीपुर और उत्तर प्रदेश की गतिविधियों और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल युग सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।